हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। आज़ादी लड़कर हासिल होती है, मांगकर नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत की आज़ादी में अनगिनत वीरों का योगदान माना जाता है। कुछ ने शहीद होकर तो कुछ ने राजनीतिक लड़ाई लड़कर देश को 200 साल के अंग्रेजी शासन से आज़ादी दिलाई थी। मगर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जिनकी कहानियां और पहचान तो इतिहास ने दबा दी या यूं कहे झुठला दी, मगर उनके काम और उनकी सोच और करोड़ों दिलों में उनकी छाप को ना ही कोई मिटा पाया है और ना ही झुठला पाया है। आज जेजेएन की इस खास पेशकश में हम एक ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती और आज बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों की जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। पृष्ठभूमि की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया। इस परीक्षा में चौथा स्थान भी हासिल किया, लेकिन भारत मां के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन दुखी हो गया और उन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देश अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में ये तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेजी सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तो वहां तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से किए गए वचन को तोड़ने पर राजी नहीं थे। अंग्रेजी सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया, जहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और इसका नतीजा ये था कि उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1949 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था। सीतारामैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष
सुभाष तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी खुद भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक ना मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ भी नहीं कर पाए और आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में ही एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जनजागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेजी सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद कर लिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। साल 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए और पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली और आजाद हिंद फौज के गठन किया। ये वही समय था जब बोस ने विश्व प्रसिद्ध नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। ये द्वीप आरजी हुकूमते आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पल्ला भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमते आजाद हिंद और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई। आइए इस विषय पर कुछ तथ्यों को टटोलते हैं, जिससे हिंदुस्तान की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और फिर अचानक ही गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आजादी के उस नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की पहेली को समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब अंग्रेजों के इरादों का पता लगा तो चुपचाप हिंदुस्तान छोड़कर निकल गए। जब हिटलर के मंसूबों की भनक लगी तो वो चुपचाप जर्मनी से जापान रवाना हो गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के घुटने टेक देने के बाद सुभाष चंद्र बोस कहां गए, इसका कभी पता नहीं चला। इस सवाल की पड़ताल के लिए आजादी के 2 दशक के अंदर 2 आयोग बने और दोनों ही आयोग एक नतीजे पर पहुंचे। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी। उसी कांग्रेस की जिससे नेताजी अपना नाता तोड़ चुके थे। उसी कांग्रेस की सरकार ने 1956 में सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सहनवाज कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइपेई में विमान दुर्घटना में हुई थी। कहने को तो नेहरू सरकार की ओर से गठित कमेटी ने नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन इस पर कोई यकीन नहीं कर सका और सरकार को दोबारा आयोग का गठन करना पड़ा। 1970 में जीडी खोसला आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने भी 4 साल तक जांच की और जांच के बाद शहनवाज खान कमेटी की कहानी पर भी मुहर लगा दी गई। दोनों ही आयोग का निष्कर्ष कुछ ऐसा निकला था। वो तारीख थी 12 अगस्त और साल था 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने को है, जापान ने सरेंडर करने का फैसला ले लिया है और तब बॉस सिंगापुर में थे और 2 परमाणु बम हमलों से जापान में हाहाकार मचा हुआ था। बावजूद इसके नेताजी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्हें हर हाल में मंचूरिया पहुंचना था और वहां से
सोवियत रूस पहुंचकर ब्रिटेन के खिलाफ भारत की आजादी में मदद मांगनी थी। कहा जाता है कि इसी योजना में मदद करने के लिए जापान ने बोस को सिंगापुर से वापस बुलाया था। आजाद भारत का सपना लिए बोस ने आखिरी उड़ान 17 अगस्त 1945 को भरी थी। जापानी बम वर्षक जहाज में सवार होकर बोस जापान के लिए निकले। वो विमान ताइपेई में रुका और फिर उसमें स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर बाद 2 बजे एक बार फिर जापान के लिए उड़ान भर दी थी। दावा किया जाता है कि जापानी बम वर्षक उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया और नेताजी की इसमें मौत हो गई। आधिकारिक दावे में नेताजी की मौत के एक चश्मदीद का भी जिक्र मिलता है, जिसका नाम आबिद हसन बताया गया है। दावा किया जाता है कि आबिद हसन उसी विमान में सवार थे जिस हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। दावा किया जाता है कि जापान की डॉक्टर तानियोशी योशिमा ने बोस का इलाज किया था और उनके हवाले से सरकार ने ये भी दावा किया कि हादसे में बोस सिर से पांव तक बुरी तरह झुलस चुके थे और स्थानीय समय के मुताबिक 18 अगस्त की रात 11:50 पर उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियां लाकर रेणुकूजी मंदिर में रख दी गई। 2 आयोगों की रिपोर्ट, एक कहानी, एक नतीजा, लेकिन ये जांच भी नेताजी की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा सकी, क्योंकि जिन आयोगों ने नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझा देने का दावा किया, उन दोनों आयोगों ने ताइपेई का दौरा करने की जहमत तक नहीं उठाई, जहां पर नेताजी का विमान कथित तौर पर हादसे का शिकार हो गया था। दोनों आयोगों को झटका तब लगा जब ताइवान की सरकार ने अपनी जमीन पर किसी तरह के विमान हादसे से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद सच का पता लगाने के लिए तीसरा आयोग बना। 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नेताजी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए 14 मई 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया, जिसने करीब 6 साल तक जांच की। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि उसकी धरती पर 1945 में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मृत्यु किस जगह पर या किस ढंग से हुई, इसको जानने के ठोस सबूत नहीं है। आयोग का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई जैसा बताया जाता है। आयोग ने इस आम धारणा को भी मानने से इनकार कर दिया कि जापानी मंदिर में रखे अवशेष नेताजी के ही हैं। आयोग ने इस घटना से संबंधित 6 गवाहों से पूछताछ की, लेकिन सभी गवाहों ने हादसे में नेताजी की मौत से इनकार किया। मुखर्जी आयोग ने रिपोर्ट में ये भी कहा कि जापान के रेणुकूजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट से साफ हो गया कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई, लेकिन ये आयोग भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका है। नेताजी की मौत की पहेलियों में एक और पहेली है जिसे नजरअंदाज किया गया, तो वो पहेली है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीवित रहे आजाद हिंद फौज के सेनानी निजामुद्दीन भारत की आजादी के सपनों में नेताजी के साथ ही रहे। निजामुद्दीन की जिंदगी नेताजी से जुड़े किस्से बताने में बीती और नेताजी की मौत की खबर को खारिज करने में ही गुजर गई। आजमगढ़ के निजामुद्दीन दावा करते हैं कि वो आजादी के आंदोलन में नेताजी के ड्राइवर बनकर साई की तरह साथ साथ रहे, पथ पर उनके साथ चले और विमान हादसे में उनकी मौत हो नहीं सकती क्योंकि बोस उस विमान में सवार ही नहीं थे। निजामुद्दीन ने बार बार दावा किया कि नेताजी की मौत की खबर फैलने के 3-4 महीने बाद वो खुद नेताजी को लेकर थाईलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे और उन्होंने कार से छोड़ा था। निजामुद्दीन ये सवाल करते रहे कि अगर बोस विमान हादसे के शिकार हो गए तो उनकी कार में सवार व्यक्ति कौन था। अगर 18 अगस्त 1945 की रात बोस ने आखिरी सांस ली तो निजामुद्दीन ने इसके 3-4 महीने बाद उन्हें थाईलैंड के बॉर्डर पर कैसे छोड़ा। सवाल ये भी है कि अगर ताइपाई में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई तो ताइपाई म्यूनिसिपैलिटी की रजिस्टर में किसी भी मौत का जिक्र क्यों नहीं हुआ। इस पहेली ने बोस की गुमशुदगी को और उलझा दिया और 18 अगस्त के बाद दशकों तक बोस को देखने के दावे मिलते रहे। दावा किया जाता है कि बंगाल के कूच बिहार में सूलमारी आश्रम में ऐसे दस्तावेज रखे गए हैं जिनमें नेताजी की मौत की तारीख 1977 बताई जाती है। दावा किया गया है कि 1964 में नेताजी देहरादून में संत के वेश में दिखे और खबर फैलने के बाद गायब हो गए। देहरादून में ही उनकी मौत भी हुई, लेकिन इस दावे का भी ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। मुखर्जी आयोग के सामने कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि नेताजी कोई और नहीं, फैजाबाद में रहने वाले मोनी बाबा थे। फैजाबाद के राम भवन में 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा का निधन हुआ था। 18 सितंबर को सरयू के किनारे आग देकर उनकी अंत्येष्टि कर दी जाती है, जबकि संत होने के नाते उन्हें समाधि देने का रिवाज था।
बहरहाल इसके बावजूद मौत के बाद बंद घर में पड़े सामानों और बक्सों की जब तफ्तीश हुई तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उपयोग किए गए कई सामान मिले। इनमें रोलेक्स की घड़ी, उनकी सिगरेट, अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, नक्शे और चिट्ठियां शामिल हैं। कलकत्ता के रहने वाले चंद्रचूड़ घोष ने 4 जनवरी 2020 को गृह मंत्रालय में आरटीआई लगाई थी। इनमें डीएनए जांच संबंधी सारी जानकारियां समेत एक इलेक्ट्रोफेरोग्राफी यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के प्राथमिक आंकड़ों की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। 4 फरवरी 2020 को उन्हें जवाब मिला। जनवरी 2021 में दिल्ली के अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष द्वारा जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के साथ इसी आरटीआई का अध्ययन करके गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस नामक किताब लिखी गई। किताब के मुताबिक बोस और बाबा में जैविक रूप से आधी समानता तो है, मगर आधे डीएनए का आंकड़ा न होने से ये साबित नहीं कर सकते कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके अलावा प्रयागराज के एक इतिहासकार अख्तर मलिक के अनुसार नेताजी के साथ प्लेन में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हबीबुर रहमान भी सवार थे। वो बताते थे कि बोस ने पैराशूट लगाकर प्लेन से छलांग लगा दी थी और हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षित उतरे थे, मगर उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। इस घटना का जिक्र पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ रहे शहरयार खान ने अपनी पुस्तक क्रिकेट अ ब्रिज ऑफ पीस में भी किया है। हैरानी की बात यह है कि नेताजी की बेटी का मानना है कि उनके पिता की मौत उसी प्लेन क्रैश में हुई थी। उन्होंने सरकार से रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस पाप ने जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी राख अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये करना जरूरी है ताकि नेताजी को लेकर रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाया जा सके। फिलहाल नेताजी की मौत की गुत्थी सभी के लिए रहस्य बनी हुई है। देखना यह होगा कि आखिर कब उन अस्थियों का डीएनए टेस्ट होता है और कब नेताजी की मौत का ये अनसुलझा रहस्य सुलझता है। आज नेताजी की जयंती पर हम सभी मां भारती के इस वीर के शौर्य, साहस और बलिदान को दिल से नमन करते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।